गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री का। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी। मैंने सोचा कि आप लोग अपने आंसर लिख रहे हो, आप 12th के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप नोट्स ऐसे प्रिपेयर करो कि वो आपके बोर्ड में भी काम आए। तो आंसर जो है ना, वो एक खाने की तरह होता है, ठीक है। जैसे खाना हम लोग बाद में टेस्ट करते हैं, बट पहले हम लोग उसको जज कर लेते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन से। सेम चीज आपके आंसर के साथ होता है। जो टीचर है वो उसको पढ़ेगा बाद में, पहले उसको वो रिप्रेजेंटेशन से जज कर लेगा। तो आंसर लिखने का एक स्टाइल होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। मान लो ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। ये आपका आंसर शीट है। तो जब भी आपको आंसर लिखना है ना, तो आपको क्या करना है, अपने आंसर को यहाँ पे लिखना है, अपना आंसर का नंबर, अपने आंसर का हेडिंग यहाँ पे लिखना है। फिर आपको अपने आंसर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे मान लो कि आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछ रहा है कि उसके क्या फीचर्स थे या उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो आपको पहले मौर्यन एम्पायर का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर आपको हमेशा अपना आंसर्स ना पॉइंट में लिखना है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री है तो बस लिखते चलो, कहानियां बनाते चलो, बिल्कुल भी नहीं। अपना आंसर पॉइंट्स में लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, उसके लिए पहले हेडिंग देना, ठीक है। फिर उसके बारे में आपको अपना 2 से 3 लाइन में लिखना है। ऐसे ही अपना चलते 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 आपके जितने पॉइंट्स आप उतने लिखना, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। अपने आंसर को कभी भी बिना कंक्लूजन के नहीं छोड़ना है। अब हमेशा आपको अपने आंसर को कंक्लूजन से ही खत्म करना है। कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर के बारे में, और आज हम लोग मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ेंगे काफी ज्यादा अच्छे से कि कौन कौन राजा थे, उन्होंने कैसे कैसे अपने टाइम पे राज किया। तो मौर्यन एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा था, तो उसको स्टैब्लिश किसने किया। मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करने के पीछे हाथ था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने अपने एम्पायर को काफी अच्छे से चलाया, काफी लंबे समय तक चलाया। और इनके टाइम पे बहुत महान इनके एक साथी थे जिनका नाम था चाणक्य। बहुत फेमस है ये अपनी नीतियों के लिए। इनको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी चाणक्य के रूल में। उन्होंने काफी ज्यादा उनको अलग अलग तरह से नीतियां बताई। और जो हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं ना, जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है, जो मेगास्थनीज थे वो भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। मेगास्थनीज जो एक ट्रेवलर थे, वो भी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे आए थे, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखी अपनी बुक में, जिसका नाम था इंडिका। उन्होंने उसमें बहुत सारी जानकारी दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी लंबे समय तक राज किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि उनको जैनिज्म को अपना लेना चाहिए, और उन्होंने जैन धर्म को कुछ टाइम के बाद अपना लिया था। अपना सारा राजपाट उन्होंने अपने बेटे को आगे दे दिया था, जिनका नाम था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उन्होंने भी काफी समय तक काफी अच्छे से रूल किया, ठीक है। उन्होंने भी अपने जो एम्पायर था उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करा, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपना जो राजपाट था वो दे दिया था अशोक को। अशोक जो है वो एक ऐसा नाम है जिसको हम लोग आज भी याद रखते हैं। अशोक एक बहुत फेमस रूलर है। अशोक ने कुछ चीजें ऐसी दी थी जिनको हम लोग आज भी यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग आज भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अशोक जो थे, अशोक के बारे में हम लोग को बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। अशोक ने भी कुछ टाइम के बाद बुद्धिज्म अपना लिया था। जब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग पीरियड आया था, जिस टाइम के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। अशोक को स्टार्टिंग में ना ऐसा कहते थे कि वो बहुत ज्यादा क्रूल राजा थे, बहुत ज्यादा क्रूएल थे। वो कुछ भी नहीं देखते थे कि हाँ उनके सामने बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, वो कुछ भी नहीं देखते थे। वो बस एक ऐसे राजा थे जो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। लेकिन उनकी लाइफ में एक लाइफ को पलटने वाला एक मोमेंट हुआ। अशोक का जो पूरा एम्पायर था, काफी बड़ा एम्पायर था उनका, लेकिन बीच में उनके पास ना एक छोटा सा जगह था, कलिंगा, उनके पास नहीं था। वहां पे कोई और राजा रूल करता था। जैसे मान लो कि ये पूरा एम्पायर अशोक का, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है कलिंगा। उड़ीसा में है ये जगह, ठीक है।
तो वहां पे ये जगह अशोक का नहीं था, ये किसी और राजा का था, और ये ट्रेडिंग रूट पे पड़ता था, यहाँ से ट्रेड होता था काफी ज्यादा, अशोक का भी ट्रेड होता था और भी बहुत सारे राजाओं का ट्रेड होता था, जिसकी वजह से कलिंगा में बहुत ज्यादा फायदा होता था, ठीक है। और अशोक का नुकसान होता था, जब भी उसको यहाँ से कोई सामान लेके जाना होता था या वहां से मंगवाना होता था तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अशोक को लगता था कि ये पूरा एरिया मेरा है, मैं अपना सामान लेके आ रहा हूँ, लेकिन बीच में ये जो जगह है वो किसी और की, और मुझे वहां पे टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से अशोक ने सोचा कि मैं कलिंगा के ऊपर हमला करूंगा और मैं कलिंगा को अपना बना लूंगा, मतलब मैं उसको जीत लूंगा, अशोक ने ये सोचा, ठीक है। और अशोक ने वो चीज करा भी, अशोक ने एक वॉर लड़ी जिसका नाम था कलिंगा वॉर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और इसी वॉर को हम लोग कहते हैं एक लाइफ चेंजिंग वॉर अशोक के लिए, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जिनको हम लोग आज भी याद रखते हैं। मतलब कलिंगा वॉर से पहले वाले जो अशोक थे ना, उनको कोई इतना ज्यादा याद नहीं रखता जितना कलिंगा वॉर के बाद वाले अशोक को याद रखा जाता है, ठीक है। तो कलिंगा वॉर में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से उनका मतलब पूरा लाइफ पलट गया। तो जब कलिंगा वॉर था उसमें ये हुआ कि अशोक जो है उन्होंने जब ये वॉर लड़ी तो वो वॉर जीत तो गए, इतना छोटा सा एरिया था और उनका इतना बड़ा एरिया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ही जीतना था, वो वॉर जीत गए। लेकिन जब वॉर खत्म हुई तो उन्होंने ये देखा कि आसपास तो मतलब इतना सारा खून पड़ा है, कुछ लोग कुछ क्या, बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कट गए थे, लोग अपाहिज हो गए थे, और उनको रियलाइज हुआ कि कितनी सारे घर जो है वो बर्बाद हो गए, कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए, कितने सारे औरतें जो थी वो विधवा हो गई थी, और उनको मिला क्या, सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसके लिए कितने सारे घर बर्बाद हुए, कितने सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, इवन जो पूरी धरती थी वो खून से रंग गई थी। तो इसके बाद ना अशोक को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि वॉर में कुछ नहीं रखा है, और उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाने की सोची थी उसके बाद, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो फैसले थे वो लिए थे, जिसकी वजह से हम लोग अशोक को द ग्रेट किंग भी कहते हैं, क्योंकि वो बदल गए थे, अच्छे राजा बन गए थे, लोगों के बारे में सोचने लगे थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए, ऐसे ऐसे काम किए जो हम लोग आज भी देखते हैं, आज भी उनको याद करते हैं। इसका मतलब वो अच्छे काम होंगे। तो अशोक ने क्या क्या फैसले लिए, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा स्टोरी जान के, और ऐसे ही स्टोरीज अच्छे से जानने के लिए वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।